ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आईना टीवी में अदबी नशिस्त के साथ आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक मुनफिद शख्सियत को हम आपसे मिलवाएंगे। इससे पहले भी हम अदब पे काफ़ी प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम जो है वो अदब इत्फ़ाल पे है। अदब इत्फ़ाल की क्या अहमियत है हमारे इस मुआशरे में, अदब इत्फ़ाल जो है वो कितना असरअंदाज हो रहा है जो काम कर रहे हैं, हम उनसे इस मौजू पे रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत फ़ाकिहा कमर आप 8 किताबों की मुसन्निफ़ हैं, जिसमें अनमोल ख़जाना और मारखोर जैसी तसनीफ़ पर मुश्तमिल हैं। अगर इनके अवार्ड्स पे बात की जाए तो 10 से कहीं ज़्यादा अवार्ड याफ्ता हैं। इसमें फ़ज़ीलत जहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हैं और माहनामा बच्चों का बाग बेहतरीन इंटरव्यू करने का अवार्ड इनको मिला है, और एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी इनकी तहरीर जो है वो अखबार का हिस्सा रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अदब इत्फ़ाल जो बच्चों का अदब है वो क्यों ज़रूरी है, और अदब इत्फ़ाल पे काम करके वो कैसा महसूस कर रही हैं और उनके काम का क्या नताइज मुआशरे में हासिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। सियालकोट में बिल्कुल मुनफिद शख्सियत है आप, जो बच्चों के लिए, बच्चों के अदब पे काम कर रही हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके तारुफ में हमने एक मुख्तसर सा तारुफ आपका बताया है, तो सबसे पहले आप अपने तारुफ अपनी ज़ुबान से बताएं, क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं और अदब इत्फ़ाल में आप क्यों आएँ। फिर उसके बाद हम आपसे ये पूछेंगे कि अदब इत्फ़ाल की क्या अहमियत है और उसके ऊपर काम करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने मेरा मुफस्सल थोड़ा-सा तारुफ़ करवाया, तो मैं खुद भी बताना चाहूँगी कि मेरा नाम फ़ाकिहा कमर है और मैं अदब इत्फ़ाल अदीबा हूँ। मैं कॉलम निगार भी हूँ और इंटरव्यू निगार भी हूँ। इसके अलावा मैं एक अशायती इदारे सराय उर्दू पब्लिकेशन सियालकोट में बतौर CEO ने फ़राइज़ जो हैं वो सरअंजाम दे रही हूँ। दैट्स ग्रेट। अभी हाल ही में हम लोग अपने माहनामा की बुनियाद पे रसायल जो हैं बच्चों के लिए ख़ासतौर पे बागीचा अतफ़ाल और समाही सराय उर्दू जो हैं उनको भी शाया कर रहे हैं, जो कि सियालकोट से ही शाया हो रहे हैं। ग्रेट। और जहाँ तक आपका ये सवाल था कि मैं अदब इत्फ़ाल में क्यों आई, जी तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा जो है वो मौजूद होता है, दैट्स ग्रेट। और आपके अंदर जब तक वो बच्चा मौजूद रहता है तो तब तक आप एक अच्छी शख्सियत के हामिल इंसान कहला सकते हैं, क्योंकि अगर वो बच्चा ना रहे तो फिर आपका बचपना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और बचपन ज़रूरी है इंसान के अंदर होना। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको असल रास्ते का तयन दिखाता है, क्योंकि बचपन में जो चीज़ें आप सीखते हैं वही 55 की उम्र तक आपके साथ जाती हैं। अच्छा। तो अब मेरा चूँकि सबसे ज़्यादा मुतालिया अदब इत्फ़ाल का ही था। मैं बच्चों की कहानियाँ बड़े शौक़ से पढ़ा करती थी, सुना करती थी, और मैंने बहुत शौक़ के साथ अपनी पॉकेट मनी जमा करनी शुरू की बहुत छोटी उम्र से, और मैंने कहानियाँ जो हैं वो ख़रीदनी शुरू की, मैंने पढ़नी शुरू की। और फिर जब मुझे एक ज़राए के तहत बताया गया कि भाई बच्चों के लिए लिखा भी जा सकता है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप कोशिश तो करें, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जब सारे कोशिश कर रहे हैं तो मैं भी कोशिश करके देखती हूँ। हालांकि मुझे खुद पर एतबार नहीं था तब कि शायद मैं लिख भी पाऊँ या नहीं, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे तब एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक बच्चा मौजूद है और जो मुझसे कहानियाँ लिखवा रहा है। मेरे अपने बचपन की बहुत सारे किस्से थे जो मैंने कहानियों की शक्लों में लिखे हैं, और वो मेरी अपनी पहली अवलीन किताब अनमोल ख़जाना के अंदर भी मौजूद है, अनमोल ख़जाना बिल्कुल। जिसको आप मेरी आबीती भी कह सकते हैं। आबीती, सही। तो आज के दौर में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखना जो है ये बेहद मुनफरिद काम है, क्योंकि कहा जाता है कि जी बच्चे किताब से दूर हैं, बच्चे किताबें पढ़ते नहीं हैं। तो मेरे नज़दीक ऐसा नहीं है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं मानती, क्योंकि जब तक आप खुद बच्चों को वो मवाद फराहम नहीं करेंगे, रसायल नहीं देंगे, किताबें नहीं देंगे, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। बच्चे कैसे आप उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, आप उनको पॉइंट्स लगा देते हैं, गेम्स खिला देते हैं, हर चीज़ आप उनको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं देते तो सिर्फ किताबें नहीं देते, और अगर देते हैं तो सिर्फ निसाब की किताबें देते हैं। कहानियों की किताबों से बच्चों को आप बहुत दूर रखते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो एक मुआशरे का फाल रुकन बनेगा, आने वाले टाइम में वो मुआशरे का मुमार बनेगा। आप कैसे कह सकते हैं, इस चीज़ की कैसे गारंटी दे सकते हैं। एक सवाल जो है वो 2 से 3 नुकात पे मुश्तमिल है कि जी जैसे कि आपसे कहा गया कि ये लिखना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, जी तो इस बात को आप कैसे देखते हैं। फिर हर एक दूसरा इंसान जो है वो लिखारी क्यों नहीं, और साथ में ये भी बताइएगा कि फिर उसके बाद आपने लिखा, लिखने के बाद
फिर आप इतनी ज़्यादा तसनीफ़ात जो हैं वो आपकी जो है वो मौजूद हैं। फिर उसके बाद 10 से कहीं ज़्यादा आप अवार्ड याफ्ता हैं, ठीक है। तो ये सारी कामयाबी के पीछे जो है ना इतनी बड़ी कामयाबी और इतनी जल्दी आपने कैसे हासिल कर ली? देखिए, लिखना वाक़ई ही मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ़ उस इंसान के लिए जिसका मुतालिया बहुत वसी है। अगर आप किताबों के साथ जुड़े हुए हैं, आप मुतालिया कर रहे हैं, तो आपके लिए लिखना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, ओके। और अगर आप ये बात कहें कि मुझे इतनी जल्दी कामयाबियाँ कैसे मिली, तो इसके पीछे एक राज़ है जो मैंने शायद कभी नहीं बताया, और आज आपके ही इंटरव्यू में मैं बताना चाहूँगी दैट्स ग्रेट। कि मैं मैट्रिक में थी और हमारी फैमिली फंक्शन था। मेरा एक छोटा सा कज़न था, तो उसने मुझसे एक सवाल किया कि आपी आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है, एम क्या है? तो मैं उस बच्चे को जवाब नहीं दे पाई थी। ओह माय गॉड! और लेकिन उस वक्त तो जैसे तैसे मैंने उस बच्चे को बहला दिया, कुछ भी कह दिया, लेकिन वो सवाल मेरे अंदर पनपता रहा और मैं उसका जवाब तलाश करती रही कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मतलब ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने मास्टर्स कर लिया, आप अपना मर्जी का प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है? तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन मेरी कुछ बाउंड्रीज थी। मैं घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहती थी, और मैं चूँकि एक हिजाबियन लड़की थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि हिजाब जो है वो तरक्की की राह में किसी हद तक रुकावट भी बन सकता है। मुझे ऐसा लगता था उस वक्त तक। लेकिन जब मुझे कॉन्फिडेंस मिला और मैंने लिखना शुरू किया और मेरे लिखे को लोगों ने सराहा, क्योंकि मुझे शुरू में अपने लिखे पे बिल्कुल भी एतबार नहीं था। अच्छा। मैं लिख रही थी और बस पोस्ट कर देती थी, और जो सीनियर राइटर्स थे जब वो मेरे लिखे की तारीफ करते थे, तो फिर मुझे लगता था कि शायद वाकई मेरे अल्फाज में तासीर है, मैं कुछ अच्छा लिख रही हूँ। उस चीज़ ने मुझे इतनी मोटिवेशन दी कि वो दिन और ये दिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और यही मेरी कामयाबी की असल वजह थी। और मैं तब उस टाइम पे घरेलू मसरूफियात की वजह से और कुछ मेरे तब वालिद साहब बीमार भी थे, तो मैं उनको भी संभालती थी। मैं दिन में नहीं लिख पाती थी, मुझे टाइम नहीं मिलता था दिन में, तो मैं सारी रात जाग के लिखती थी। मैं 12 बजे शुरू करती थी लिखना और मैं सुबह फजर तक लिखती रहती थी। और मेरी पहली 2 किताबें जो हैं उसके अंदर जो कहानी है वो सारी मैंने पूरा 1 साल जाग के ही लिखी हैं। मैं पूरा 1 साल रात को सोई नहीं थी, और यही वो वजह थी कि मेरे अंदर एक पैशन था कि मैंने करना है कुछ, और बस पीछे नहीं अब मुड़ के देखना, अब रुकना नहीं है। तो वो मुझे लगता है कि मेरा ये जो पैशन था और फैमिली सपोर्ट थी और कुछ मुतालिया भी साथ साथ चल रहा था, कि जो भी चीज़ पढ़ती थी अचानक से जहन में कोई ना कोई माइंड में क्लिक होते थे आइडियाज़ कि अगर इसने ऐसा लिखा है तो मैं इसे बेहतर भी लिख सकती हूँ, इस टॉपिक पे इसे बेहतर भी लिखा जा सकता है। चलिए, दैट्स ग्रेट। मिस ये बताइएगा कि अभी लिखने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप क्या समझते हैं कि आपका काम जो है वो कितना असरअंदाज हुआ है बच्चों पे? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, ख़ासतौर पे तब जब मेरी किताबें दूर दराज के इलाकों में जाती है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, पेशावर वाली साइड है, जहाँ पे लिटरेरी रेशो जो है वो बहुत कम है बच्चों में ख़ासतौर पे। तो जब मेरी किताबें वहाँ पे जाती हैं और मुझे वहाँ से बाकायदा पिक्चर्स आती हैं, वीडियो पैगाम आते हैं बच्चों की शक्ल में कि आपी बाजी हमने आपकी ये बुक पढ़ी और हमें बहुत अच्छी लगी, तो वो जो एक रिव्यू होता है ना, ऑनेस्ट रिव्यू, उस टाइम पे जो फीलिंग्स होती है वो बताई नहीं जा सकती। दैट्स इट। कोई एक मिसाल जो आप ये समझे कि चले ये तो आपको रिव्यूज़ आए बच्चों के जो आए, जो आप ये महसूस करती हैं कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होता है कि मेरे अदब की वजह से मुआशरे में ये वाली बेहतरी आई। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि मैं होम ट्यूशन्स करती हूँ, मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, तो वो बच्चे बिल्कुल भी स्टोरी बुक्स का शौक़ नहीं रखते हैं। मैंने पहले उनको कहानियाँ सुनाना शुरू की, बच्चों में एक शौक़ डेवलप हुआ, बच्चों ने बड़े कीन होकर सुनना शुरू किया, और वो कहानियाँ घर जाके सुनाते थे अपने पेरेंट्स को। अब पेरेंट्स ने मुझे अप्रिशिएट करना शुरू किया कि आपने ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी स्टार्ट की है कि आप स्टडी के साथ साथ बच्चों को इस तरफ भी ला रही हैं। और फिर जब मेरी किताबें और रसायल आने शुरू हुए हैं, तो मैंने वो बच्चों को दिए हैं और मुफ्त दिए हैं, उनसे पैसे नहीं मैंने लिए। अब वो मुफ्त की चीज़ जो है वो बच्चों को एक्साइटमेंट तो देती है, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो हुआ है कि बच्चों में एक मुताले का शौक़ बढ़ा, बच्चों ने उस चीज़ को पढ़ा है, समझा है, और सबसे बढ़कर जो है कुछ बच्चों ने तो बाकायदा अंडरलाइन करके
नेक्स्ट डे वो आके मुझसे पूछते थे कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो इस तरह से बच्चों में वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, और अब कुछ बच्चे जो हैं उनमें से राइटर भी बन चुके हैं। उन्होंने अपनी अवलीन कहानियाँ लिखी हैं जो कि हमारे इस दफ़ा अप्रैल के तिमाही बागीचा और पाल के अंदर शाया भी हुई हैं 55 नंबर में। तो ये मेरा ख्याल है ये असल पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि आप अगर लिख रहे हैं तो साथ मोटिवेट भी कर रहे हैं। ये आपकी कामयाबी की अलामत है, यही मैं जानना चाह रहा था। नाज़रीन, अगर हम अदब की बात करें तो हम इस चैनल के तवज्जुद से अदबी नशिस्तें अक्सर हम करते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपने मुआशरे में अक्सर ये सुनते हैं कि हमारा मुआशरा जो है वो इस कदर बिगाड़ का शिकार हो चुका है कि ये जिसे कहते हैं ना, वो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो उसको अगर कोई चीज़ बेहतर कर सकती है तो वो अदब है। अगर आपने किसी मुआशरे का मेयार चेक करना हो तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि उस मुआशरे का लिटरेचर चेक कर रहे हैं आप। तो जब लिटरेचर की तरफ लोग और मुस्बत लिटरेचर के लोग मार्केट में नहीं आएंगे, उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और जहाँ पे लोग बात करते हैं कि रुकावटें आती हैं ख़वातीन को, लड़कियों को, तो यहाँ पे आपके सामने फातिहा कमर मिसाल हैं कि वो किस तरह से एक हिजाबियन लड़की अपने जो घरेलू अमूर हैं उनको भी देखती रही और अपने पेरेंट्स को भी लुक आफ्टर करती रही, और फिर रातों को जाग के उन्होंने अपना पैशन भी पूरा किया। और उनका लगन थी, जो मेरा मुतालिया है, जो मैंने सीखा है, वो कैसे मैं अपनी जनरेशन में, अपने मुआशरे में उसको उबार सकती हूँ और वो कैसे उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। तो नाज़रीन, ये तो था आज की नशिस्त का जो मकसद था कि हमने अदबी नशिस्त आपके लिए क्यों उसका एहतमाम किया। आइए मिस फाकिया कमर से ये भी पूछते हैं, फिर आप जो है वो अदब इत्फ़ाल की तरफ ही आती हैं, अदब आलिया की तरफ आप नहीं जाती, तो इसकी क्या पीछे रीज़न थी? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने बहुत से अफसाने भी लिखे हैं जो कि माहनामा सच्ची कहानियाँ कराची में, आंचल में शाया हो चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं कि मैं सिर्फ अच्छा। अदब इत्तफ़ाल की तरफ हूँ, मैं अफसाने भी लिखती हूँ। लेकिन मेरा अपना ज़ाती रुझान जो है ना, वो चूँकि अभी भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ बचपने वाली आदतें हैं, या मैं ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल फील करती हूँ। वो एक्सप्रेस ज़्यादा कर सकती हैं। एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कंफर्ट जोन जो है ना वो अदब इत्तफ़ाल में है। और चूँकि मेरा सारा दिन और ज़्यादा कह लें कि टाइम बच्चों के साथ ही गुजरता है एज अ टीचर, तो इसलिए मैं बहुत सारी कहानियाँ तो मुझे आसपास ही मिल जाती हैं बच्चों के मसाइल की वजह से ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अदब इत्तफ़ाल में ज़्यादा बेस्ट हूँ। तो मैडम, अदब इत्फ़ाल में ये भी बताइएगा, इसको वन लाइन में या टू लाइन में समराइज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका लुबे लुबाब अदब इत्फ़ाल की तरफ क्यों लोग माहिर हों, अदब इत्फ़ाल क्या पैगाम देता है, क्या आसानियाँ पैदा करता है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, अदब इत्फ़ाल बेसिकली है क्या? अदब इत्तफ़ाल जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि बच्चों का अदब है, लेकिन ये बच्चों का या किन बच्चों का अदब है इसका तयन करना बेहद ज़रूरी है। अब बच्चे जो हैं कुछ एवरेज होते हैं, कुछ फ़तीन होते हैं और कुछ बिल्कुल निल होते हैं। उन बच्चों को किस तरह से हमने माशरे के बिगाड़ से बचाकर एक सीधे राह पे लाना है। अब ऐसे में हमें पेरेंट्स की गाइडलाइन जो है वो भी बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सारे पेरेंट्स नाबल्द होते हैं कि बच्चे की तरबियत में हमें किन अनासर को सामने रखना है। तो ऐसे में एक अदब इत्तफ़ाल अदीब जो है वो माशरे के उन बिगाड़ को बच्चों के लिए बतौर एग्जाम्पल मुख्तलिफ किरदारों की शक्ल में, कहानियों की शक्लों में पेश करता है, ताकि वालिदैन के साथ साथ बच्चे भी जो हैं वो उन चीज़ों को सीखें, समझें और माशरे में एक फाल रुकन साबित हो सके और अपनी हदूदों का तयन कर बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपको ये दूंगी कि दौरे हाजिर में हमारे बहुत से नामवर अदीब हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, लेकिन वो इन चीज़ों को भूल जाते हैं अदब इत्तफ़ाल को लिखते वक्त कि हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं। वो हदूद को भूल जाते हैं और वो बच्चों की कहानियों में शादी ब्याह, प्यार मोहब्बत के अनासर को बयान करते हैं, जो कि बच्चों के लिए एक ज़हर कातिल की मानत है। अच्छा। तो अगर आप बचपन में ही बच्चों को इस तरह की बातें गाइड करना शुरू कर देंगे कहानियों की शक्लों में कि भाई जिन ने शहजादी को पसंद कर लिया और उसको कैद कर लिया, फिर उससे शादी कर ली, तो आप बच्चों को क्या सबक दे रहे हैं? बच्चे बड़े होके क्या सीखेंगे कि भाई अगर आपको कोई लड़की पसंद आ गई है तो बस आप उसको हासिल कर लो, यही आपकी ज़िंदगी का मकसद है क्या? तो ऐसी चीज़ों से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें। फैंटेसी लाएं, ज़रूर लाएं, जिन्नों की परियों की कहानियाँ लिखी जाएं और लिखी जानी भी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में एक सर्वे किया है, मैंने बहुत सारे बच्चों से सवालात किए हैं कि आपको किस किस्म के किरदार पर मबनी कहानियाँ पसंद हैं।
तो मेजॉरिटी बच्चों का 80% रिस्पॉन्स यही था कि हमें जिन्नों और परियों की कहानियाँ पसंद हैं। लेकिन उन जिन्नों और परियों में फैंटेसी के साथ साथ हमें थोड़ा सा इन हदूद को भी मलूज़ खातिर रखना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और यही एक अदब तफ़ाल अदीब का असल ओढ़ना और बिछौना होना चाहिए। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जी, तो नाज़रीन, आपने जाना कि अदब इत्फ़ाल क्यों ज़रूरी है, उसकी हदूदों का तयन करना कितना ज़रूरी है, और मिस फ़ाकिहा कमर इन सारी बातों के बारे में आपको बता रहे थे। और यकीनन आप ये जान के आप ये महसूस कर रहे होंगे कि ये रियली किसी अपने अपने मुआशरे के बच्चों को जो हम बहुत सी चीज़ें अर्ली सिखा देते हैं, उनसे कैसे गुरेज किया जा सकता है। तो ये सारा अदब इत्फ़ाल में अदब इत्फ़ाल का एक लुब्बे लुबाब था। यहाँ पे यकीनन शहर सियालकोट में आपके लिए ये बिल्कुल एक मुनफिद किस्म का प्रोग्राम होगा, और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एक गैर जाना सा मौजू होगा। तो इस सारे को देखते हुए आप ये भी ख्वाहिश कर रहे होंगे कि अगर हम मिस फ़ाकिहा कमर से मिलना चाहें, या आप जो है वो इनकी तसानीफ़ जो हैं उनको हासिल करना चाहें, तो वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मुंतज़िर रहना पड़ेगा, और हम आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में आपको ये भी ऑफ़र देंगे कि आप किस तरह से मिस फ़ाकिहा कमर से उनके साथ ख़त व किताबत कर सकते हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ताकि आप उनकी बात या अपने मसाइल उनको बता भी सकें और उनसे अपना हल भी ले सकें। और इस सारे के लिए आपको हमारे आने वाले कुछ प्रोग्राम्स देखने होंगे, और उसमें आपको इनके साथ कम्युनिकेशन का वे का रिसोर्स भी मिलेगा, और आप अपने मसाइल इन तक पहुँचा भी सकेंगे और उनसे हल भी ले सकेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद यूनुस अली नूर को मिस फ़ाकिहा कमर के साथ इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले अहम प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।